वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, एक ऐसी सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा ताकत, अपना पूरा पैसा लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2 चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के इतिहास में अब तक इतना ज्यादा कॉम्युनल, इतना ज्यादा ध्रुवीकरण पैदा करने वाला चुनाव आज तक नहीं हुआ। और इसका शुक्रिया जो है वो बीजेपी को ही दिया जाना चाहिए। मुद्दा नंबर 2 जो आपके सामने होगा वो ये कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी ने एक सुझाव लेकर आई। और वो सुझाव क्या था कि जो बुजुर्ग अपने घर से नहीं निकल सकते उन्हें कोरोना का टीका दिया जाए, मगर मोदी सरकार ने मना कर दिया। शुरुआत हम करना चाहेंगे नंदीग्राम की जंग से। आपकी स्क्रीन पर नंदीग्राम के ये 2 दावेदार हैं, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी। आजाद भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में कई चुनाव हुए हैं, हिंसा हुई है, जबरदस्त हिंसा हुई है, जिसका सामना खुद ममता बनर्जी ने किया जब वो वामपंथी दलों को चुनौती दे रही थी। बूथ कैप्चरिंग हुई और न जाने क्या क्या हुआ है। मगर आजाद भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल के जब भी चुनाव हुए तो चुनाव कभी भी इतने कॉम्युनल नहीं हुए। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर शुभेंदु अधिकारी का यह बयान क्या कह रहे हैं कि अगर टीएमसी जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अब तो इन बयानों को सुन के दोस्तों हंसी आती है। इनके दूसरे बयान पर गौर कीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर, कि अगर बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी बेगम यानी कि ममता बनर्जी। सीएम ममता पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर बोले शुभेंदु अधिकारी, यानी कि इस पूरे चुनाव को किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इस तरह से इसे ढकेले जाना। अजीबोगरीब बात है कि यह शख्स पिछले कम से कम 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस के साथ था, मगर जब तक यह शख्स टीएमसी के साथ था तब तक इसे ना पाकिस्तान की याद आई, न कश्मीर की याद आई, न हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की याद आई। और दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के चेलों में अधिकतर मुसलमान ही रहे हों, मगर आज जीत के लिए इन्होंने अपनी तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों, तमाम हदों को पार कर दिया है। और वो आपको लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम दूसरे चरण के मतदान में प्रवेश कर रहे हैं और अब तक क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। यहां पर चुनाव आयोग भी एक्सपोज हुआ है। कैसे हुआ है, बस थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिलीप घोष ने क्या कहा, ममता बनर्जी चोट का नाटक कर रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं इनकी पैर पे चोट लगी थी और वो प्लास्टर लगा के घूम रही हैं, रोड शोज कर रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इन्हें बरमूडा पहनना चाहिए। एक 66 से 70 साल की महिला के बारे में आप कह रहे हैं कि वो हाफ पैंट पहन के घूमे ताकि पूरी जनता उनकी चोट देख सके। ये वही दिलीप घोष हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि ममता बनर्जी तुम्हारे अंदर किसका खून है अगर तुम्हें जय श्री राम पर आपत्ति है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी कैंपेन में कहा था कि 2 मई को जब हम जीत के आएंगे तो आप खुलकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा मना सकेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि किस तरह से इस पूरे कैंपेन में तुष्टिकरण या पोलराइजेशन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कैसे भूल सकते हैं। मोदी जी ने अपनी एक सभा में यह तक कह दिया था कि ममता बनर्जी जो है वो आतंकवादियों का साथ दे रही हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम करना, तुष्टिकरण करना और यहां तक कि देशद्रोही तक बता देना अपने विरोधियों को। मगर ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर किस तरह से हमला बोला था आप खुद सुनिए दोस्तों। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए चुनाव होगा, खत्म हो जाएगा, हो सकता है बीजेपी जीत भी जाए, मगर प्रश्न यहां पर यह कि आप जो बार बार जहर बोते हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अब इस बारे में हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। समाज के अंदर इस तरह का सांप्रदायिक जहर जो है मानो सामान्य हो गया है। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था दोस्तों
नंदीग्राम की जंग से पहले चुनाव आयोग ने भी खुद को एक्सपोज किया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जी नहीं, मैं उन शिकायतों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले चरण के मतदान में ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई जहां स्थानीय वोटर यह शिकायत कर रहा था कि हम ईवीएम में टीएमसी का बटन दबा रहे थे और वीवीपैट निकल रहा था बीजेपी का। इसकी कई मिसालें सामने उभर कर आई। प्रशासन ने यानी कि चुनाव आयोग ने या तो इसे सिरे से खारिज कर दिया, नंबर 1, या फिर उनका यह कहना था कि हमने मशीन बदल दी, और अगर तुमने मशीन बदली इसका मतलब गड़बड़ झाला है। मगर आप जानते हैं सबसे ज्यादा शॉकिंग बात सामने क्या उभर कर आई है। आपकी स्क्रीन पर मुकुल रॉय और बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया दोनों के बीच में बातचीत होती है। और बातचीत क्या होती है? शिशिर बजोरिया जो हैं वो मुकुल रॉय से कहते हैं कि चुनाव आयोग से यह कहा जाना चाहिए कि एजेंट, पोलिंग बूथ पर एजेंट हम किसी भी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नियम है दोस्तों, जो दिशा निर्देश है, उसके मुताबिक पोलिंग एजेंट जो है उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है जो उस इलाके का रहने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों के बीच बातचीत सुनिए। हाँ मुकुलदा বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 তাই আসবে তো? 20 হ্যাঁ 21, তাহলে 21-এ আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো খুব ভালো এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো খুব ভালো 21-এ যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা তোমরা করছো করো, ঠিক আছে? হুম খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, হুম হুম এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। হুম तो सुना आपने, और यही नियम जो है वो चुनाव आयोग जो है कथित तौर पर लेकर भी आ गया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके बाद चुनाव आयोग पर उंगलियां उठना लाजमी है। नंदीग्राम की जंग ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किल है उसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि उन्होंने एक जमाने में उनके साथी रहे प्रलयपाल, जो अब बीजेपी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है नंदीग्राम में, उनसे तक बात की, मिन्नत की कि मदद करो। अब ये जो टेलीफोन पर उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है, ये इस बात का प्रमाण के तौर पर पेश किया जा रहा है कि नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी की हालत जो है वो कमजोर है, और वो जो इस मामले को लेकर काफी हद तक चिंतित हैं। उन दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई उसके 30 सेकंड का ये अंश सुनिए दोस्तों। বলুন। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি এবার একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার আমি জানি সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয়পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। मैं आपको ये तमाम मिसालें इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि नंदीग्राम की जंग से पहले आप देख सकते हैं मामला कितना करीबी है, किस कदर है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यहां तक कि कल, जो कि आखिरी दिन था चुनावी कैंपेनिंग का, गृह मंत्री अमित शाह भी इस रोड शो के जरिए मैदान में उतर गए, और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नंदीग्राम नहीं हारना चाहती। मगर ये कहीं ना कहीं इम्तिहान पश्चिम बंगाल की जनता का